देखिए तो ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसका हम लोग, ये तो दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, पहला वाला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश शिक्षा नीति के वजह से भारत में एक मध्य वर्ग का उदय होगा। मध्य वर्ग का, ये मिडिल क्लास, कौन है ये मिडिल क्लास? भारत का जो शिक्षित समुदाय होगा, जो ब्रिटिश के खर्चों पे पढ़ाई लिखाई करेगा, यानी ब्रिटिश के माध्यम से, ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से ये अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। और इस ब्रिटिश, ये जो मध्य वर्ग होगा, अब यही मध्य वर्ग, चूंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, और ये क्या करेगा? ब्रिटिश की नीतियों का उजागर करेगा। मतलब ब्रिटिश का जो विरोधी नीति था, भारत विरोधी नीति जो था, उसको क्या करेगा? उजागर करेगा। यानी ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा करेगा सबसे पहले। बता रहे हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या करेगा? ये समीक्षा करेगा। समीक्षा का मतलब होता है मूल्यांकन करना, चेक करना कि क्या वाकई में ब्रिटिश शिक्षा नीति हमारे लिए अच्छा रहा या बुरा रहा, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय समाज पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मातृभाषा में जो शिक्षा पहले चल रहा था वो भी खराब हो गया, जो पहले अच्छा चल रहा था। तो भारत में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, और ये भारतीय मध्य वर्ग जो था वो ब्रिटिश आर्थिक नीति मतलब वो जितने भी प्रकार का टैक्स लेने का जो यहाँ पर जुगाड़ लगा रहे थे, मतलब आर्थिक रूप से जो फायदे के लिए जितना भी उन्होंने चाल चला। हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति पढ़ चुके हैं, भू राजस्व नीति पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि ब्रिटिश अपने फायदे के लिए जो भी यहाँ पर कानून व्यवस्था लाए या जो भी नियम वगैरह बनाए, उसके वजह से भारतीयों को क्या नुकसान हुआ, ये कैसे पता चलेगा? पढ़ा लिखा वर्ग होगा वही दिमाग लगा सकता है ना। अनपढ़ लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या चल रहा है। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति के वजह से ये मध्य वर्ग क्या हुआ? पढ़ा लिखा वर्ग हुआ, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बेहतर हुआ। और यही ब्रिटिश का जितना भी आर्थिक नीति था, यानी जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या फिर जो अस्थाई बंदोबस्त था, ब्रिटिश के माध्यम से जो व्यापार के लिए जितने सारे कानून यहाँ बनाए गए थे, इन सारी नीतियों का समीक्षा कर रहा है कि भाई आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसा जो समीक्षक वर्ग जो तैयार हुआ वो किसके वजह से हुआ? इसी ब्रिटिश शिक्षा नीति की वजह से। अगर ब्रिटिश यहाँ पर शिक्षा के लिए जोर शोर नहीं लगाते तो ये पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हो पाता। और फिर यही पढ़ा लिखा वर्ग क्या करेगा? ब्रिटिश आर्थिक नीति की क्या करेगा? ये समीक्षा करेगा, और ये समीक्षा कर ब्रिटिश के औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर करेगा। औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर, मतलब कि हम लोग उपनिवेश हैं, मतलब हम लोग गुलाम हैं किसके? अंग्रेज के। ये नीति की समीक्षा करने के बाद पता चला कि दरअसल हम लोग क्या है? औपनिवेशिक गुलाम बन चुके हैं। तो औपनिवेशिक स्वरूप यानी अंग्रेजों का जो असली चेहरा था, जो बाहर से क्या दिखा रहे थे कि हम लोग आपको शिक्षित कर करके हम आप पर एहसान जता रहे हैं, क्योंकि हमें आपको मतलब कि शिक्षित करने का दायित्व मिला है। कहाँ से मिला है दायित्व? ऊपर से। गॉड ने कहा कि आप काले हो, हम गोरे हैं, तो काले लोग असभ्य होते हैं और गोरे लोग सभ्य होते हैं। तो गोरे लोगों का दायित्व है कि काले लोगों को सभ्य बनाना है, और इसीलिए आपके देश में इतने सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। ये कह रहे थे कुछ और, पर वास्तविकता कुछ और निकला। और ये ब्रिटिश के असली चेहरा को, जो औपनिवेशिक चेहरा था, जो हम लोगों को गुलाम बनाने का जो चेहरा था, तो उनके औपनिवेशिक स्वरूप को क्या किया? उजागर। स्वरूप मतलब क्या होता है? चेहरा। कैसा चेहरा? उपनिवेश वाला चेहरा को क्या किया? उजागर करेगा। और यही चीज आगे चल के फिर राष्ट्रवाद को भी नेतृत्व प्रदान करेगा। राष्ट्रवाद को नेतृत्व प्रदान करेगा। अब ये राष्ट्रवाद को नेतृत्व प्रदान करने का मतलब क्या हुआ? अब जब ब्रिटिश की असली चेहरा को उजागर करेगा तो लोगों को जा जाकर बताएगा ना भाई कि देख लो, जो ये तुम्हारा ब्रिटेन वाले जो हितैषी बन रहे हैं, दरअसल वो हितैषी नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाने का क्या है? प्रपंच है, एक चाल है। और धीरे धीरे करके सभी लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट करने का कोशिश करेगा। तो ये करेगा कौन? मध्य वर्ग। यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि राष्ट्रवाद की विचारधारा सभी को राष्ट्र के लिए सोचने के लिए कौन मजबूर किया? मध्य वर्ग। सब लोगों को बताया कि ब्रिटिश के खिलाफ जाना है,
क्योंकि हमें अपना राष्ट्र प्यारा है। तो ये जो नेशनलिज्म की जो बात है वो कैसे पता चला? ये पढ़ा लिखा वर्ग अगर ब्रिटिश आर्थिक नीति का अगर समीक्षा नहीं करता तो कैसे पता चलता कि उसका चेहरा कैसा है ब्रिटेन वाले का? तो उसका चेहरा को पहले फ्लैश किया। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप सोच सकते हैं, उन्होंने ब्रिटिश एंड अनब्रिटिश रूल था ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, तो उनका ये ब्रिटिश आर्थिक नीति का ही समीक्षा करके तो पता चला, और इसी से फिर उनके औपनिवेशिक स्वरूप का पता चला, और फिर यहाँ से राष्ट्रवादियों का नेतृत्व प्रदान किया। मतलब राष्ट्रवाद को नेतृत्व, मतलब अब देश में राष्ट्रवाद को एक अच्छा लीडर मिला। राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में राष्ट्रवाद को कौन आगे बढ़ाएगा? यही मध्य वर्ग। देश में राष्ट्रवाद पहले उस तरह नहीं था, लोग देश के लिए जीते मरते कहाँ थे, और ये राष्ट्रवाद जैसी बात तो हमारे दिमाग में आता भी नहीं था। ये राष्ट्रवाद भी एक चीज होता है, ये बात कैसे पता चला इसको? राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र से, राष्ट्र के लिए आप सोच रहे हैं, आपके लिए राष्ट्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, देश के लिए। राष्ट्रवाद मतलब क्या? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? एक देश, एक मुल्क। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र। वाद मतलब दर्शन होता है, वो तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। वाद का मतलब दर्शन, लेकिन वो दर्शन के केंद्र में क्या इंपॉर्टेंट है? राष्ट्र। अगर कोई कहता है समाजवाद, इसका मतलब क्या है? वाद मतलब होता है केंद्र, मतलब आपका सोच, यानी आपका देखने का नजरिया, और समाज का मतलब क्या होता है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समाज। जैसे कोई कहता है हम नारीवादी हैं, इसका मतलब क्या? उनके लिए नारी की समस्या समाज में हर एक समस्या से बढ़कर सबसे पहले है। समझ रहे हैं? जैसे जो गांधीवादी हैं, उनके लिए गांधी के विचार सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सब मामले में, कोई राष्ट्रवादी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत कोई समाजवादी होता है, कुछ लोग पूंजीवादी भी होते हैं, कुछ लोग क्या, अब तो मैक्सिमम लोग पूंजीवादी है क्या? तो राष्ट्रवाद को एक अच्छा लीडर मिला, किसके वजह से? तो राष्ट्रवाद की विचारधारा कहाँ से पढ़ा था? किताबों में पढ़ा था, ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ा कि सभी को एक देश के लिए सोचना चाहिए, इससे देश मजबूत होता है, आपके देश पर कोई हमला नहीं करेगा। सही बात है, आज आपके अंदर अगर नेशनलिज्म है तो पड़ोसी मुल्क कितना भी प्रयास कर ले, हमारे लोगों को तोड़ पाएगा? अगर हम कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, आई एम इंडियन, तो इंडियन फर्स्ट है, देन आफ्टर हम बिहारी हैं या फिर जो जहाँ के भी किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होता है पता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जहां पर आप अपनी पहचान को भूलकर सबसे पहले मुल्क के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं कि आपकी पहचान को क्या है? आपका मुल्क है, ना कि आपका जाति, ना कि आपका धर्म। तो सभी लोगों का एक पहचान अगर होगा, साझा पहचान होगा, तभी तो देश एक होगा। अभी देश में क्या चल रहा है? नेशनलिज्म के लिए लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए धर्म कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। हिंदू मुस्लिम आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो अगर आपके अंदर नेशनलिज्म होगा तो आप किसी को आप हिंदू और मुस्लिम में नहीं देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे आप इंडियन हो, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। कैसे बाहर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड वगैरह यहाँ से जो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ तो कोई इंडियन मिल जाता है, वही उसके लिए पर्याप्त है। वहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं पूछता। और यहाँ पर क्या है, हम लोग जैसे दिल्ली जाते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि बिहारी मिल जाए किसी तरह से, पटना जाते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि किसी तरह से जो अपना गांव का बांका वाला मिल जाए। अब बांका में है तो ये सोचते हैं कि किसी तरह अपना गांव वाला मिल जाए, और गांव के अंदर है तो सोचते हैं अपना टोला वाला मिल जाए, और टोला में है तो सोचते हैं अपना घर वाला मिल जाए। तो ये जो है ना अपना अपना जो करने का जो आदत है, ये लोगों का बनते रहा है। निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक लोग पहचान के लिए ढूंढते रहते हैं। हर जगह पहचान की समस्या है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद है तो वैसे भी आपके देश को कोई तोड़ नहीं सकता। तो देश को एक करने के लिए ये जो मध्य वर्ग हुआ, ये ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करेंगे और आगे चल के यही राष्ट्रवाद को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका क्या पहला पॉइंट। अब समझिए इसका दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट आपको पहले समझा देते हैं, फिर आपको हम लिखाते हैं। कहाँ गया भाई डस्टर? डस्टर किधर गए हो? डस्टर कहाँ है? अच्छा मतलब, चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट समझिए। ये तो पहला पॉइंट था, नहीं इसी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली। देखिएगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से फायदा क्या हुआ? अभी सारा चीज समझाया हुआ है।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से विचार इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या पढ़ाया गया था? आखिर हम लोगों को मॉडर्न एजुकेशन जो मिला अंग्रेजों के माध्यम से, उस मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हम लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए हो गया? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जनतंत्र, जनतंत्र मतलब आप लोकतंत्र समझ लीजिए, मानवाधिकार, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट। कहाँ रह गए थे आप, इतना बहुत लेट हो गया। चलो इनको स्पेस दीजिए भाई, ठीक है। तो जनतंत्र यानी क्या, डेमोक्रेसी, मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट, ऐसे जो मूल्य थे अब हम लोगों को समझ में आने लगा कि जनतंत्र कितना ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि इससे पहले हम लोग भारत में जो शासन चल रहा था वो मुगलों का चल रहा था। अब मुगलों का मतलब क्या, वो राजतंत्र वाला शासन को हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों को जनतंत्र का कभी एहसास ही नहीं पता चला कि एक ऐसा शासन चाहिए हम लोगों को जहाँ पर कि अपना शासन हो, जनता का शासन हो, लोकतंत्र जैसा हो। पहले क्या चल रहा था, लोक राजतंत्र। तो अब हम लोगों ने ये महसूस किया कि अगर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा तो वो अच्छा शासक बनेगा। ये बात हम लोग को समझ में भेजे में आ गया। दूसरा बात, ह्यूमन राइट, मानव का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम लोग को लगता था नहीं ह्यूमन राइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो दास प्रथा चल रहा था। लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा को खत्म किया ना भाई, सती प्रथा, ये सब क्या था, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है ना। अगर मानव को अपने शरीर पर अधिकार ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है मानव रहने का। ह्यूमन राइट मतलब कोई आपको जबरदस्ती कैद नहीं करे, कोई आपसे जबरदस्ती बलात् श्रम ना करे, मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवाए। तो ह्यूमन राइट अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मानव का अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मानव को ठीक से मानव की तरह समझा जाने लगा, जबकि पहले किसी भी मानव को खरीद लो, बेच दो, जिससे जो चाहो काम करवा लो। पहले इंसान को इंसान की तरह कहाँ समझा जाता था। तो ह्यूमन राइट जैसे जो मानव को अपना अधिकार होता है, हर एक मानव को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, रहने के लिए अच्छा जगह चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, इस बात को लोग अब समझना शुरू कर दिए। तो ऐसे इसको कहते प्रगतिशील मुल्क, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, प्रगतिशील मुल्क क्या बोले, जनतंत्र मतलब लोकतंत्र, जनता का शासन, तंत्र मतलब क्या होता है, शासन। और कैसा शासन, जनों का, लोगों का शासन चाहिए हमको। शासन कैसा चाहिए, जहां पर जो प्रतिनिधि होगा वो आम लोगों के माध्यम से चुना जाए, जैसे अभी चल रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, ठीक है। तो ये सारे मूल्य क्या है, प्रोग्रेसिव वैल्यू है। मतलब प्रोग्रेसिव क्या होता है, मतलब कि ये एक अच्छा विचार है, समाज को आगे बढ़ाने का विचार है, इसको क्या बोलते हैं, प्रगतिशील। समझ रहे हैं। तो ये सारे विचार क्या थे, प्रगतिशील विचार था। और इसके वजह से फिर क्या होगा, अब यही सारे प्रगतिशील विचार के होने की वजह से क्या होगा, भारतीय समाज की कुरीति को दूर करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। अरे भाई, जब हम लोग ये सारा चीज समझेंगे तभी तो भारतीय समाज में बहुत सारा कुरीति था ना। क्या क्या कुरीति था, सती प्रथा, सती प्रथा, और क्या था, बाल विवाह। पहले हम लोग को लगता था कि ये सारे नैसर्गिक कानून है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ कानून है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ह्यूमन राइट समझ में आने लगा, ये सारे चीज क्या है, अरे इंसानों से जुड़ा हुआ है ना। तो प्रगतिशील मूल्य अगर हमारे अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, भारतीय समाज की कुरीति को क्या होगा, दूर किया जा सकेगा। नहीं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है, जिस चीज को पहले हम रीति रिवाज समझते थे, अब वो क्या नजर आया, कुरीति। तो रीति मतलब जो पहले से चल रहा था, अब कुरीति मतलब वो अच्छा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कुरीति कहेंगे। तो ऐसी कुरीतियों को दूर करने में मदद मिला, ठीक है। चलिए, इसी वजह से क्या होगा, सामाजिक, अब कुरीति को दूर करेगा तो भारत में क्या चलेगा, तो भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलेगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। देखिएगा आगे चल के कई सारे जो है सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा, आर्य समाज की स्थापना है ना, कौन सा, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
बहुत सारी सोसाइटी का। देखिए अभी जो इसके बाद जो चैप्टर जब पढ़ेंगे 57 की क्रांति के बाद आपको यही टॉपिक पढ़ाएंगे, भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक आंदोलन कितने सारे हुए था। उसमें विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ऐसे कई सारे जो प्रोग्रेसिव जो व्यक्ति आपको जो दिखेगा वो यही सारी ब्रिटिश शिक्षा नीति का परिणाम है। ठीक है, तो इन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन चलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन तो बाद में चलेगा, पहले तो हम अपने समाज को, अपने धर्म को ठीक कर लें, पहले अपने अंदर की कमजोरी को दूर करेंगे, है ना। जो अपने धर्म के अंदर जो व्याप्त बुराई है पहले हम लोग उससे लड़ेंगे। तो इसके लिए सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, कई सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। समाज में जाति पात को कम करने का प्रयास किया जाएगा, छुआछूत को कम करने का प्रयास किया जाएगा, अंतर जाति विवाह लागू कर दिया जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारा चीज़ क्या चल रहा है, इसको कहते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। मतलब अपने समाज को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए आंदोलन चलेगा। सभी लोग मिल करके इस चीज को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो इस पॉइंट को लिखिए आप, दूसरा नंबर पॉइंट को। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने आधुनिक विचारों जैसे जनतंत्र मानवाधिकार आदि को लोकप्रिय बनाया। पूर्ण विराम। भारतीय इन प्रगतिशील अवधारणाओं से परिचित हुए। भारतीय इन प्रगतिशील अवधारणाओं से परिचित हुए। इसी क्रम में भारतीय समाज की कुरीतियों को इसी क्रम में भारतीय समाज की कुरीतियों को समझने लगे और उन्हें दूर करने का प्रयास किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। पूर्ण विराम। इसी क्रम में सामाजिक सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 3 समझाया हुआ है ही, लगे हाथ लिख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट, ब्रिटिश शिक्षा नीति से विकसित हुए मध्य वर्ग। ब्रिटिश शिक्षा नीति से विकसित हुए मध्य वर्ग ने भारतीय जनता को औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एकजुट किया।
औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एकजुट किया और औपनिवेशिक मुक्ति प्राप्त की और औपनिवेशिक मुक्ति प्राप्त की। देख रहे, समझ रहे भाषा कैसा है। औपनिवेशिक मुक्ति मिला मतलब जो पहले उपनिवेश थे उससे क्या मिल गया, मुक्ति मिला। क्यों मुक्ति मिला? क्योंकि अब यहाँ के जो मध्य वर्ग थे, जो शिक्षित लोग थे, वो औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध हुआ। अच्छा आगे लिखिए। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि पश्चिमी हथौड़े से ही भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। और ये हमारा प्रश्न भी है, ये क्वेश्चन बन गया आपका मेंस के लिए। पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला, मतलब कि मतलब इसको क्या कह सकते हैं? नहीं वो नहीं कह रहे। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा? पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। टिप्पणी करें, दे देगा। लो भाई टिप्पणी या कथन का आशय स्पष्ट करें, ये भी लिख सकता है। सबसे बेहतर क्या होगा, ये लिखिए, कथन का आशय। अभी इसको रहने, अभी पहले कंटिन्यू लिखा देंगे, उसके बाद ये लास्ट में लिखना है, ठीक है? स्पष्ट करें। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसके आगे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इस पे चर्चा करेंगे। आगे लिखिए, अर्थात, हाँ इसी में, अर्थात आधुनिक शिक्षा कौमा संचार के साधन, आधुनिक शिक्षा कौमा संचार के साधन कौमा प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का विकास, प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का विकास, प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का विकास तथा रेलवे के माध्यम से भारतीय एकजुट हुए और संघर्ष कर राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की, और संघर्ष कर राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की। ठीक है, अब जरा समझिएगा इस क्वेश्चन का मतलब। लिखना कैसे है आपको बता देते हैं। पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। इसमें कीवर्ड पकड़ना है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है हथौड़ा, उसके बाद कौन है? बेड़ी। पश्चिमी हथौड़ा मतलब पश्चिम का हथौड़े से भारतीयों ने अपने बेड़ी को तोड़ा। तो पहले समझना है कि पश्चिमी हथौड़ा क्या है? ब्रिटिश शिक्षा। आखिर शिक्षा क्या होता है? शिक्षा एक ऐसा चीज है
जो आपके बेड़ियों को तोड़ता है। होता है ना भाई, पढ़ाई लिखाई अगर बेहतर करोगे तो ऐसे भी तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे। तो हथौड़े के रूप में क्या हम लोग को मिला? ब्रिटिश शिक्षा। और इसके वजह से जो बेड़ी तोड़ा वो कौन सा बेड़ी था? औपनिवेशिक गुलामी। औपनिवेशिक गुलामी। अब ये ब्रिटिश शिक्षा जो मिला हम लोगों को, पश्चिमी हथौड़े के रूप में क्या क्या मिला? ब्रिटिश शिक्षा मिला, उसके बाद रेलवे मिला ना भाई? रेलवे भी किसका देन था? अंग्रेजों का देन था। उसके अलावा और क्या मिला हम लोगों को? आधुनिक शिक्षा तो मिल गया, संचार के साधन मिला, संचार के साधन। देखिएगा देश में अभी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह का शुरुआत हो चुका है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम लोगों के पास पोस्ट ऑफिस आ चुका है। और क्या मिला हम लोगों को? पत्र पत्रिकाओं का प्रसार, यानी कि पत्र पत्रिकाओं का यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, समझिएगा बात को। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अंग्रेज तो अपने लिए किया था, लेकिन फायदा हम लोगों ने भी उठाया। उसी तरह रेलवे का विकास वो अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन फायदा हम लोगों का भी हुआ, क्योंकि रेलवे के आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिए, आना जाना शुरू। इससे जात पात भी थोड़ा, तो छुआछूत भी कम हुआ। तो राष्ट्रवाद की विकास जो बेहतर हुआ, तो जब बम्बई का आदमी बंगाल आएगा और बंगाल का आदमी बम्बई जाएगा, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो पता चलेगा कि सभी देश में ब्रिटिश फैल चुके हैं। बात समझ में आया? तो लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिला। अब एक आदमी दूसरे आदमी से मिले जुलेगा तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ होंगे हम लोग। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे अंग्रेजों के खिलाफ हो पाएंगे? 57 की क्रांति तो खैर पहले हो गया, उसके बाद में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह देखिएगा, वो किसके वजह से हो पाया? रेलवे के वजह से। तो संचार के रूप में देखिए, पत्र पत्रिकाओं के वजह से हम लोग लेख लिख पाए, चिट्ठी पत्री वगैरह। देखिएगा आगे चल के पढ़ाएंगे, कई सारे लेख वगैरह लिखा गया था। वो लेख भी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। रेलवे का विकास जो हुआ उसका भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शिक्षा का वजह से क्या हुआ? मध्य वर्ग का निर्माण हुआ, और यही मध्य वर्ग क्या करेगा? ब्रिटिश औपनिवेशिक, मतलब ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक शासन है उसको उजागर करेगा। तो ये सारा चीज़ क्या था? पश्चिमी हथौड़े। और जिसके वजह से क्या हुआ? पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ी, तो पश्चिम की बेड़ी क्या था? पश्चिम वाले लोग यानी कि अंग्रेजों ने हम लोगों पर कौन सा बेड़ी लगाया था? औपनिवेशिक गुलामी। तो औपनिवेशिक गुलामी को तोड़ा उनके ही वजह से। तो क्या लिखेगा सवाल, इसका जवाब कैसे लिखेगा? उपयुक्त कथन का आशय जो है कैसे लिखेगा? उपयुक्त कथन के आशय से ब्रिटेन के जो पत्र पत्रिकाओं, ब्रिटिश के माध्यम से, है ना, ब्रिटिश के माध्यम से रेलवे का विकास, शिक्षा नीति और संचार के साधन के, और पत्र पत्रिकाएं कोमा देके लिखिएगा, ठीक है। इनके वजह से भारतीयों ने अंग्रेजों के बेड़ियों को तोड़ा। तो कौन सा बेड़ी लिखना है? औपनिवेशिक गुलामी को तोड़ा। अब नीचे ये बता देना है कि रेलवे के वजह से क्या फायदा हुआ, शॉर्ट में बताना है। पत्र पत्रिकाओं की वजह से क्या फायदा हुआ वो भी संक्षिप्त में बताना है। और इस तरह करके लास्ट में जाकर इसका कंक्लूजन लिख देना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन को लास्ट में निष्कर्ष में दे देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा रेलवे के बारे में बता देना है कि रेलवे के वजह से कैसे हम लोग एकजुट हुए, आज ब्रिटिश शिक्षा नीति की वजह से, मध्य वर्ग के वजह से कैसे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, रेलवे की वजह से कैसे हम लोग धीरे धीरे एक होने लगे, और संचार के माध्यम से, और पत्र पत्रिकाओं का थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बता के आंसर को क्या कर देना है, बाइंड अप कर देना है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद लिखिए नकारात्मक परिणाम। सब क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख के लाइएगा इसका आंसर, देखते हैं कि आप क्या लिख पाते हैं इसमें। लिखिए पहला पॉइंट, नकारात्मक पहलू। अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं अभी तक, लिखिए क्वेश्चन।
आज एब्सेंट कौन कौन रहे? मिथुन जी, क्या चीज? कथन का आशय स्पष्ट करें। क्या हुआ? अरे लिख लीजिए ना क्वेश्चन भाई। अच्छा ये वाला कहीं छूट ना जाए ना, समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला लिखिए बेटा। इसको कितना धीरे धीरे लिख रहे हैं आप लोग। क्या हुआ? चले संगम सोच रही है कि सारा चीज लिख ही डालते हैं, वरना कहीं भूल गए तो गए काम से। लिखाने के वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है नहीं। अगले बार से वीडियो अलग बनाएंगे, पढ़ाएंगे अलग तरीके से पढ़ाएंगे ऐसे। अब ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन जितना देखना, हाँ हाँ कभी भी तो वो तो वक्त निकालना पड़ता है ना उसके लिए। ठीक है, नकारात्मक परिणाम लिखिए। इसको मिटाते हैं। अब लिखिए नकारात्मक परिणाम। चलो लिखिए, पॉइंट नंबर पहला लिखिए। ब्रिटिश शिक्षा नीति से ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम जनता की उपेक्षा हुई। उपेक्षा समझ रहे हैं ना? अवहेलना, मतलब बेनिफिट नहीं मिला। उपेक्षा मतलब उसको दूर रखा गया। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम जनता की उपेक्षा हुई। फलतः उपेक्षा हुई। फलतः बड़ी संख्या में लोग निरक्षर रह गए। बड़ी संख्या में लोग निरक्षर रह गए। 1931 तक 92% लोग निरक्षर थे। सोच लीजिए 1931 में। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रिटिश शिक्षा नीति कितना सफल था। भारत में 1931 की बात हम बता रहे हैं। 92% लोग क्या थे? अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़। 1931 तक, ठीक है। और इसका बड़ा कारण यह था कि अब ये निरक्षर क्यों रहेगा, अब वो लिखना है, ठीक है। और इसका बड़ा कारण यह था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को रखा गया। शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को रखा गया। शिक्षा के माध्यम के रूप में विदेशी भाषा को रखा गया। अब आप समझ रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा अनपढ़ क्यों रहा? क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा में अभी कौन सा लागू था? अंग्रेजी। इसके वजह से अधिकांश लोग अंग्रेजी से, देखो अंग्रेजी में सब लोग थोड़ी सहज थे। जो अमीर क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा माध्यम, मतलब अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई कर पाएंगे? तो भाषा का माध्यम अंग्रेजी जो था, इसके वजह से अधिकांश लोग क्या रह गया? अनपढ़। ये एक कारण हुआ। अभी और भी कारण समझना है। पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए। सिर्फ भाषा ही नहीं, और भी रीजन था। पॉइंट नंबर दूसरा, यह शिक्षा प्रणाली महंगी थी।
यह शिक्षा प्रणाली महंगी थी, अतः शिक्षा पर शहरी एवं संपन्न वर्ग का अधिकार था। यह शिक्षा प्रणाली महंगी थी, अतः शिक्षा पर शहरी एवं संपन्न वर्ग का अधिकार था। इससे सामाजिक विषमता बढ़ी। सामाजिक विषमता मतलब क्या होगा? भेदभाव बढ़ेगा, समाज में बराबरी की बात नहीं होगा, है ना। अब कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़े लिखे हैं, तो अंग्रेजी में पढ़ने वाले तो वैसे भी ज़्यादा इतराते हैं क्या, तो इंग्लिश का जो थोड़ा सा खौफ जो होता है वो आज भी दिखता है। तो वैसे भी अंग्रेजी शिक्षा किसको मिल रहा था? सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का। अमीर वर्ग जो लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, जो धनी वर्ग के लोग थे, वो ब्रिटिश के इस अंग्रेजी शिक्षा नीति को वो मतलब उनके माध्यम से उनको फायदा हो रहा था। तो अधिकांश लोग तो वंचित हो रहा था, है नहीं। ठीक है, अगला लिखिए, क्या हुआ? विषमता बढ़ी। शिक्षित एवं जनसाधारण के बीच फुल स्टॉप भी दे सकते हैं। शिक्षित एवं जनसाधारण के बीच क्या होगा? दूरियां बढ़ेगा। शिक्षित एवं जनसाधारण के बीच दूरियां बढ़ी। शिक्षित एवं जनसाधारण के बीच दूरियां बढ़ी। वस्तुतः एक ऐसा शिक्षित वर्ग सामने आया जिसमें भारतीय संस्कृति को निम्न समझने वाले भी शामिल थे। जो भारतीय संस्कृति को निम्न समझने वाले भी। अब देखिए, जो पढ़ाई लिखाई किया, अब वो क्या करेगा? आम लोगों के साथ भेदभाव करेगा, मतलब वो अपने बराबर का तो कभी नहीं समझने का कोशिश करेगा। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति की वजह से और क्या हो जाएगा? जो अपना भारतीय सभ्यता और संस्कृति था उसको भी वो डाउन समझने लगा, निम्न समझने लगेगा। और यही चीज़ तो अंग्रेजों का मकसद था कि यहाँ के जो भारतीय समाज का जो मूल्य है या फिर जो हम लोगों का जो संस्कृति है उसको नीचा समझा जाएगा। क्योंकि शिक्षा किस माध्यम से मिल रहा है? अंग्रेजी के माध्यम से। और शिक्षा के रूप में भी जो कंटेंट, जो सिलेबस मिल रहा है वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ मिल रहा है। तो वहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बात होगा तो वो तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम हर समय क्या समझेगा? नीचा समझेगा क्या। अब अगला पॉइंट लिखिए, विभिन्न आयोगों ने अगला पॉइंट, विभिन्न आयोगों ने महिला शिक्षा की बात की। विभिन्न आयोगों ने महिला शिक्षा की बात की गई। अब देखिए, महिला शिक्षा के लिए सब लोग कहेगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा वो देखिए। विभिन्न आयोगों में महिला शिक्षा की बात की गई, किंतु व्यावहारिक स्तर पर महिला शिक्षा की अवहेलना हुई। किंतु व्यावहारिक स्तर पर महिला शिक्षा की अवहेलना हुई। ठीक है, पूर्ण विराम। दरअसल
महिला शिक्षा को, दरअसल महिला शिक्षा को बजटीय सहयोग नहीं मिला। दरअसल महिला शिक्षा को बजटीय सहयोग नहीं मिला। मतलब महिला शिक्षा को किसी भी प्रकार का कोई बजट नहीं मिला, कोई सरकार खर्चा ही नहीं किया उस पर। सिर्फ कहने के लिए कहा कि महिला को शिक्षा मिलेगा, लेकिन पैसा खर्च करोगे तब ना भाई। तो ब्रिटेन की तरफ से पैसा ही नहीं उसके लिए खर्च किया गया, मतलब कोई बजट ही नहीं बना उसके लिए, है ना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। जैसे अभी भारत में हो रहा है ना, शिक्षा को बेहतर करना है, शिक्षा को बेहतर करना है। अब पता चल रहा है कि एजुकेशन पे लगभग 1.3 या 1.4 मात्र जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं। जब जीडीपी का खर्चा ही कम करोगे तो फिर शिक्षा कैसे बेहतर होगा? तो खर्चा बढ़ाओगे तब तो बेहतर होगा। समझ रहे हो बात को? तो पैसा देखो, अब पेरेंट्स अगर पैसा ही खर्च नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। तो पैसे ही खर्च नहीं हुआ इस पर। अगला पॉइंट लिखिए। भारत में अगला पॉइंट सर। हाँ, अगला। भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं हुआ। भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विकास, भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विकास, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं हुआ। वस्तुतः जानबूझकर हाँ बोलिए। हाँ, तो राहुल सर से बात कीजिए ना आप। रूम साफ कर लिया आप? नहीं, साफे नहीं, उसको साफ करना है। तो राहुल सर से बात, यहीं पे होंगे आसपास, देखिए यहीं पे होंगे। वस्तुतः जानबूझकर इस शिक्षा की उपेक्षा की गई। वस्तुतः जानबूझकर इस शिक्षा नीति का क्या बोले, इस शिक्षा की उपेक्षा हुई। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने यहाँ आर्थिक औद्योगिक विकास बढ़ता। पूर्ण विराम। आर्थिक औद्योगिक विकास बढ़ता, पूर्ण विराम। इससे इंग्लैंड के उद्योगों एवं पूंजीपतियों की हानि होती। अब देखिए बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा होता भारत में, अगर सोच के देखिए, भारत में अगर वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा होता, मतलब यहाँ पर अगर लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता, तो फिर यहाँ के लोग भी मशीन बनाते और हो सकता था कि वही लोग यहाँ पर क्या बन जाते, उद्योगपति। देखिए अभी मान लीजिए जैसे लोगों को टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के लिए क्या दिया, जैसे बीटेक लोग करते हैं ना, तो देखते हो बहुत सारे बीटेक वाले अपना खुद का कंपनी बना लेता है, होता है ना भाई। कई सारे जो ऐसे भी इंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, अपना खुद का मतलब कि व्यापार शुरू कर लेता है। तो तकनीकी शिक्षा देने की वजह से क्या होता, हो सकता था कि भारतीय लोग अपना औद्योगिक विकास करता। तो फिर ब्रिटेन का अगर औद्योगिक विकास होता तो वो तो बाधित होता ना, क्योंकि हम लोग क्या बन जाते, ब्रिटेन वालों के कॉम्पिटिटर बन जाते। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी मार्केट में तैयार हो, क्योंकि हम लोग भी अपना फैक्ट्री तैयार करते। फिर अरे हम लोग भी करते ना, हम लोग भी मशीन का निर्माण करते, यहीं पर कपड़ा का हम लोग भी इस्तेमाल करते, बनाते। तो ब्रिटेन का कपड़ा खरीदते नहीं खरीदते। तो ऐसे में नुकसान किसको होता? तो अंग्रेज चाहते थे कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं। अंग्रेज ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसका आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए अंग्रेज यहाँ के लोगों को जानबूझकर वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा नहीं देगा।
ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का, भारत में किसी भी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं हो, क्योंकि औद्योगिक विकास अगर हो जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रिटेन का ये लक्ष्य कभी रहा ही नहीं कि भारत में किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा की स्थापना हो, समझ रहे? क्योंकि अगर होता तो इससे ब्रिटिश की जो आर्थिक हित है उसको नुकसान पहुंचता। तो ब्रिटिश निर्मित वस्तु हम लोग खरीदते क्या? नहीं खरीदते, इसी वजह से। तो पूंजीपति वगैरह को नुकसान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप समझना है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति का असली मकसद क्या था। लिखिए, ब्रिटिश शिक्षा नीति प्रणाली में, हाँ, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का मूल उद्देश्य, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का मूल उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना हो गया। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री तो प्राप्त करना है, ठीक है? तो ब्रिटिश शिक्षा नीति में, प्रणाली में शिक्षा का मूल उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना हो गया। इससे भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। जैसे अभी हो रहा है, भारत में भी सबसे ज़्यादा क्या है? शिक्षित बेरोजगार है। अनपढ़ लोगों को बेरोजगारी की समस्या नहीं होती है। इससे भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, इससे भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। आप कभी देखें अनपढ़ लोगों को बेरोजगार रहते हुए? वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में, फैक्ट्री में भी जाके काम करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा, जो डिग्रीधारी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक से जो पढ़ाई लिखाई किया है उसको तो रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जो बीच का, वो तो बीच के लायक भी नहीं है। मतलब हालत इसकी इतनी खराब है कि ना घर का ना घाट का हो गया। नहीं तो हालत उसकी ऐसी है कि वो डिग्री तो ले लिया बड़े बड़े, अब वो क्या करेगा भाई? डिग्री तो ले लिया, नौकरी कहीं लग नहीं रहा है, और उस लेवल का नौकरी भी नहीं करना चाहता है। बस उसको बुरा भी तो लगेगा, भाई पढ़ा लिखा आदमी है, ईंटा कैसे ढोएगा, फैक्ट्री में कैसे काम करेगा? उसको अपने जमीर को, क्या हो रहा है नीलेश जी, ठीक है आप? हाँ, मतलब जब से कहाँ गए? हाँ, घटना हुआ है तब से बहुत चौकन्ने रहते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, समझिएगा बात को, कि कहाँ भूल गए आपके चक्कर में, क्या बता रहे थे भाई? अच्छा, ईंटा नहीं ढोएगा। अब शिक्षित बेरोजगार जो होगा वो क्या करेगा? डिग्री ले लेगा। अब वो 10 साल तक कंपटीशन की तैयारी करेगा, जैसे आज हो रहा है ना। पढ़ाई ग्रेजुएशन कब की, तैयारी तब से चल ही रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपकी खामियां थी, आपने ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किया। और चूंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, चाहे वो डिग्रीधारी क्यों ना हो, उम्मीद अपने आप से कुछ ज़्यादा ही कर लेता है। ये भी तभी तो मोदी जी बोले कि पकौड़ा तलना भी क्या है? रोजगार है। अगर कोई काम ना मिले तो पकौड़ा भी तल सकते हो। इनडायरेक्टली ये भी कहना है, मतलब सरकार का मेनली ये नहीं कहना था कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलो, मतलब ये कहना था कि पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार के अंतर्गत आएगा। कुछ लोग फिर उसके बाद मजाक उड़ाना शुरू हुआ कि फिर बीटेक करने वाले को जॉब की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि आप पकौड़े तलने को रोजगार की बात कर रहे हो। तो ये बात है। पढ़े लिखे, देखो डिग्री वाले, देखो इसलिए कहते हैं बार बार कि पढ़ाई लिखाई अगर ठीक से करोगे तो बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी। ठीक से पढ़ने का मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, क्योंकि आपको पता है कि आप दिन भर क्या किए हो। सबको पता होता है, सोने टाइम जरूर याद आता है कि आज दिन भर हम लोग क्या किए। इसलिए फकैती नहीं करना है, ठीक से पढ़ो। इतिहास गवाह है, वरना डिग्रीधारी लोगों को क्या दिक्कत हुआ है और आज भी हो रहा है, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, ब्रिटिश शिक्षा नीति के वजह से भारत में हिंदू मुस्लिम, ब्रिटिश शिक्षा नीति के वजह से भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला जरा समझिएगा।
हिंदुओं के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था, बताए थे ना। और इन दोनों को अलग करने की बात तब से ही सोची गई थी कि किसी भी तरह से अगर ये हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो ब्रिटिश को चुनौती मिलेगा, तो दोनों को शिक्षा के लिए अलग अलग कॉलेज खोल दिया गया। इनके लिए खोल दिया गया क्या, बनारस में संस्कृत कॉलेज, शुरुआत की बात हम बोल रहे हैं, हालांकि बाद में बहुत कुछ चेंज हुआ। और इनके लिए क्या खोला गया, कलकत्ता में मदरसा। तो शिक्षा का माध्यम दोनों को एक नहीं रहने दिया। अब समझना, मेरी बात को ध्यान समझना, ये बात किसी को चुभ सकता है लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, सच बात है। हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथ में मुस्लिमों के लिए कौन सा जो उस समय भाषा ज़्यादा नज़दीक था, अभी ना उर्दू, पहले अरबी और फारसी की बात बोल रहे हैं। और हिंदू लोग संस्कृत तक कई सारी भाषाओं को अपनाने के लिए तैयार थे, जबकि मुस्लिम लोग अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात सही है कि मुस्लिमों में वो धर्म से ज़्यादा करीब है, वो अपने धर्म के बियॉन्ड ज़्यादा चलने के लिए तैयार नहीं है। इसका रीज़न भी है, यहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए देवता क्या है, एक ही है, मतलब सभी लोगों के लिए क्या, एक ही भगवान है। इस्लाम धर्म में क्या होता है, सभी के लिए गॉड एक है, जबकि हिंदुओं में क्या है, 36 करोड़ देवी देवता, समझ रहे, एक दो नहीं है, 36 करोड़ देवी देवता। कोई शिव को उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, कोई पार्वती का उपासक है। समझ रहे बात को, हाँ समझ रहे बात को, पार्वती के उपासक वाले समझ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, समझिएगा, यहाँ पर धार्मिक रूप से एक रूपता है क्या, हिंदू धर्म में एक रूपता है नहीं, यहाँ पर बहुलता है। तो जहाँ पर बहुलता होगा वहाँ पर किसी भाषा को अपनाने में संकोच होगा क्या। हिंदू लोगों को आज भी समस्या नहीं होती है, बहुत सारा नया नया ट्रेडिशंस को अपनाते हैं लोग। अभी हम लोग ईसाईकरण की बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं कि नहीं। अभी पश्चिमी सभ्यता को हिंदुओं ने ज़्यादा अपनाया कि मुस्लिमों ने ज़्यादा अपनाया, हिंदुओं ने। तो हिंदू लोग वाकई में जो सच्चाई बताते हैं ज़्यादा लिबरल होते हैं उनके धर्म ग्रंथ के वजह से, ये प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं। हिंदुओं में उदारता मुस्लिमों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि हिंदू लोग धर्म के काफ़ी, मतलब कि मुस्लिम लोग धर्म के काफ़ी करीब होते हैं, जबकि हिंदू लोग धर्म के उतने करीब नहीं होते हैं। रीज़न आप समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं में कई सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं के उपासक होते हैं, जबकि मुस्लिमों में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक रूपता है, सभी को एक ही व्यक्ति की पूजा करनी है, जबकि यहाँ पर क्या है, तो सभी को जब एक व्यक्ति की पूजा करना है तो सभी को एक ही कानून मानने की बाध्यता भी है, सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा ना, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है नहीं है। तो धर्म से ज़्यादा करीब कौन हुए, मुस्लिम, जबकि धर्म से थोड़ा सा दूर कौन हुए, हिंदू। तो हिंदू लोग आराम से ब्रिटिश शिक्षा नीति को फॉलो कर लेते हैं, जबकि मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा को अपनाना नहीं चाहते थे और यही वजह से वो अरबी का पीछा नहीं छोड़ पाए। तो वो अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिश शिक्षा है उससे क्या हो गया, दूर, और ये क्या हो जाएगा, नज़दीक। तो जब एक बात सोच के देखिए, एक आदमी अंग्रेजी जानता है और दूसरा आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, तो वैसे भी उसका खौफ रहता है, तो थोड़ा सा उसको नीचा तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता की बात भी कभी नहीं किया ब्रिटिश शिक्षा में। वो तो चाह भी रहा था कि अलग अलग हो, और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ा। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे धर्म की आलोचना करता हो। देखो, तारीफ करे, कोई व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ करे, इससे कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप दूसरे धर्म की बुराई करने लगते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक, यानी कि कम्युनल कहते हैं उसको। सांप्रदायिकता को क्या होते हैं, कम्युनल। तो बात समझ में आया। तो इसके वजह से फाइनली इतना सारा हम लोगों को नुकसान हुआ, और फिर बाद में देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच कितना विभेद होता है। अभी आगे चल के बताएंगे कि दोनों के लिए अलग अलग कॉलेज खोला जाएगा। मतलब कि कई सारी चीज़ों को जब यही टॉपिक को जब आगे पढ़ाएंगे तो समझिएगा कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है, तो अभी अब समझ लेते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीति के वजह से क्या फाइनली निष्कर्ष जो है वो लिखना है। लिखिए निष्कर्ष। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, इसको अभी बता दें क्या, यहीं पे लिख के बता दें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले ये वाला लिखा देते हैं, फिर इसका बाद देखिए कैसे मिला। एक तरफ लिखिए हिंदू, यहाँ पे टॉपिक दे दीजिए कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़ा। सांप्रदायिकता कैसे हुआ, इधर लिखिए हिंदू और इधर लिखिए
यही छठे नंबर पॉइंट में सर। हाँ इसी में हिंदू और मुस्लिम। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या होगा कि भाषा धर्म का संबंध नहीं। देखिए हिंदुओं में भाषा धर्म का संबंध कोई संबंध है? भाषा धर्म का कोई संबंध है? भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भाषा अंग्रेजी हो हिंदी हो उर्दू से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भाषा के लिए धर्म में कहीं भी बात नहीं लिखा हुआ है। जबकि मुस्लिमों में क्या था? भाषा धर्म का संबंध था। क्यों भाई? क्योंकि उनके लिए अरबी और फारसी शिक्षण का उपयोग था। क्या था? अरबी और फारसी। वो लोग किस भाषा में पढ़ाई करते थे? अरबी या फारसी में। जबकि हम लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग भी अरबी में पढ़ लेते थे। दूसरा देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पॉइंट वाइज देने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अतः हम लोग नई भाषा को अपनाने में दिक्कत होगा, तो नई भाषा को अपनाने में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा क्या? हम लोग आराम से नई भाषा को अपना लेंगे, अंग्रेजी को, और इनको क्या होगा? नई भाषा को अपनाने में दिक्कत होगा। ये नहीं अपनाना चाहेंगे क्योंकि ये अंग्रेजी को अपने धर्म से विमुख मानते थे, है ना? क्योंकि ये मानते थे कि अंग्रेजी भाषा को अपनाना धर्म के खिलाफ समझते थे। अंग्रेजी भाषा को अपनाना वो क्या समझते थे? अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। उनको लगता था कि हम अपने धर्म से दूर हो जाएंगे, है ना, पाप होगा ये। ठीक है। अतः अंग्रेजी भाषा की तरफ उन्मुख नहीं हुए। अतः अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए उन्मुख नहीं हुए, नहीं अपनाएगा। इससे क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएंगे। अतः मुस्लिम वर्ग पिछड़ जाएंगे। देखिए इसलिए कहते हैं कि नई चीज़ों को जो अपनाएगा नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। अब हिंदू मेले में क्या होगा कि कहता है कि जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी पद के लिए अनिवार्य बनाया। अनिवार्य कर देगा कि अगर आप सरकारी पद पर हो तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी पद के लिए अनिवार्य बनाया तो हिंदू अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए आगे बढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, अपना लेगा। जिससे क्या होगा? विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगा। इनको विभिन्न पदों पर, हिंदुओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति होगा और इससे वो क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो आगे बढ़े। और जबकि वो क्या हो गए? पिछड़ गए। मुस्लिम क्या हो गए? पिछड़ गए।
क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाना चाहते थे। सर ये तो भाषा था ना, तो धर्म से क्या रिलेटेड? ये मानते हैं कि भाषा को अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, अपने मजहब के खिलाफ समझते थे। उनका कहना था कि अब हम लोगों को केवल और केवल जैसे कुरान में जो भाषा लिखी गई है, हमको शिक्षा भी उसी भाषा में लेना है। वो अपने भाषा के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थे। कहाँ पे? अतः मुस्लिम वर्ग पिछड़ जाएंगे। देखो, हिंदुओं की बात सही बात है कि हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू धर्म से ज़्यादा आपको लिबरल कोई धर्म नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा इतिहास कहता है कि सदियों से हम लोगों पर बहुत सारे आक्रमण वगैरह हुए। कई तरह के लोग, मतलब कि तैमूर से लेकर के, मुस्लिमों से लेकर के अलग अलग तरह के लोग आए, यहाँ पर हमला किया और हम लोगों ने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। देखो, मुस्लिम हिंदू लोग हमलाकारी नहीं होते। हम लोगों ने किसी देश पर हमला कभी नहीं किया, जबकि हम लोगों ने हमले को झेला ज़रूर है। हम लोगों ने अलग अलग देशों से बहुत कुछ अपनाया। इसलिए देखो ना, हिंदुओं में अभी आप सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, अगर आपको समझना हो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में उदारता को लेकर के। हिंदू धर्म में पुजारियों या फिर पंडित का वो वैल्यू नहीं है जो बात मुस्लिमों में उलेमा का है या मौलवियों का। आप मुस्लिम धर्म में जो मौलवी का वैल्यू है, वो वैल्यू है क्या हिंदू धर्म में पंडित का? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसी से पता चलता धार्मिक गुरु का ज़्यादा सम्मान कहाँ होता है? मुस्लिमों में। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में तो जो कहा जा रहा है, हाँ, जो भी धर्म की व्याख्या करना पड़ता है उसको मानना पड़ता है, इफ एंड बट नहीं लगाना है, तो वो थोड़ा धर्म से ज़्यादा क्लोज है। ये एक समस्या रहा है। हालांकि अब जो है, ये पुराने समय की बात बता रहे हैं। अभी के समय में ये चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। अब तो कई सारे मुस्लिम लोग भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर है और काफ़ी उनके अंदर भी लिबरलिता, मतलब जो उदारता है वो आया क्या। तो आगे देखिए इसका निष्कर्ष, ब्रिटिश शिक्षा नीति का निष्कर्ष, और ये लास्ट है। इसके बाद हमारा ब्रिटिश शिक्षा नीति का टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा। बड़ा टॉपिक था, नहीं लिख पाए हैं क्या? लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। आप सबसे पहले जाकर के कॉपी लीजिएगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है लिखने का। आपको बार बार हम कई दिन से देख रहे हैं, आपको पहले भी कर रहे हैं। ये तरीका अपनाइए, छोड़िए इसको। ये उल्टा लिखने के चक्कर में इधर से इधर चल रहा है। पता है आपको बाद में फिर नोट्स में कितना दिक्कत होगा पढ़ने में। ऐसे तो पढ़ने का कोई तरीका होता है ना। पहले तो दूसरा कॉपी लीजिए, फ्रेश वाला, सादा वाला पेज लीजिए, उसमें लिखिए। अब ब्रिटिश शिक्षा नीति तक बाद में आप लिखिएगा। कल से जहाँ से टॉपिक शुरू होगा उसको शुरू से लिखना है। जितना भी रूलिंग कॉपी है उसमें लिखना बंद कीजिए। आदत डालिए प्लेन पेज में लिखने का। अभी से नहीं डालिएगा तो एग्ज़ाम में आप प्लेन पेज में नहीं लिख पाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? रूलिंग वाले में अभी क्या होगा, नया नया कॉपी लीजिएगा, थोड़ा तिरछा लिखाएगा, होगा तो होगा, क्या दिक्कत है। निष्कर्ष लिखिए कि फाइनली ब्रिटिश शिक्षा नीति का कंक्लूजन क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ब्रिटिश शिक्षा नीति की विशेषता बताए, और आपको पूरा बताना होगा शॉर्ट में। ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। पूर्ण विराम। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसा शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग तैयार करना था। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसा शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग तैयार करना था। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसा शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज लिखिए कीजिए। हाँ,
हाँ इतना ज़रूर है कि हाँ इतना ज़रूर है कि इस शिक्षा को प्राप्त कर भारतीय मध्य वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक स्वरूप की पहचान की और राष्ट्रवाद को नेतृत्व प्रदान किया। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश शिक्षा नीति की वजह से क्या हुआ, चूंकि ब्रिटिश शिक्षा नीति जो था वो क्या था, औपनिवेशिक हितों से परिचालित था। मतलब उनका हित ही क्या था, उपनिवेश, गुलाम बनाना। और उनका मूल उद्देश्य क्या था, उनका मूल उद्देश्य था एक ऐसा शिक्षित मध्य वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते। क्या क्या ब्रिटिश का आवश्यकता था, सस्ता क्लर्क भी मिल जाए, और देखो सस्ता क्लर्क भी मिलना चाहिए, और एक खरीदार वर्ग भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या था, इस शिक्षा नीति को प्राप्त कर भारतीय मध्य वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक हुआ। क्या चाहता तो वो कुछ और था, लेकिन फाइनली जो मध्य वर्ग था वो क्या करेगा, ब्रिटिश शिक्षा नीति को क्या करेगा, औपनिवेशिक जो नीतियां था उसको वो उजागर करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, राष्ट्रवाद को मजबूती मिलेगा। तो ये था हमारा ब्रिटिश शिक्षा नीति का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक जो रह गया है कि ब्रिटिश शिक्षा नीति में जो कई सारे जो आयोग वगैरह का जो गठन हुआ था, है ना, कई सारे सेंट्रल आयोग, वो डिस्पैच, ये सारा चीज़ आपको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बंद कीजिए वीडियो को।